हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे बीईवीए की पहली यूनिट। इस सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे और काफ़ी बच्चे इससे डरते भी हैं जिन्हें साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। और क्योंकि इसका पेपर भी ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, तो मैंने सोचा कि पहले इस सब्जेक्ट को आपके लिए ईजी बना देते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बुक की एक एक लाइन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, आवर एनवायरनमेंट। अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ सपोर्ट करता है। हालांकि पूरी अर्थ पर लाइफ सिर्फ एक पतली सी जोन में पाई जाती है, जिसे बायोस्फीयर कहते हैं। सन ही एकमात्र एनर्जी सोर्स है जो सभी लिविंग बींग्स के बीच इंटरेक्शन बनाए रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सन ना होता तो क्या होता? ये फर्स्ट यूनिट हमें एनवायरनमेंट का होलिस्टिक मीनिंग समझाती है। एनवायरनमेंट उन सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स को शामिल करता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग। सोचिए, इन लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स की इंटरेक्शन एक सिस्टम बनाती है जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना। इस यूनिट में हम ये भी समझेंगे कि हम ह्यूमंस अपने आसपास के लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। यही वजह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, जो ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस मेंटेन करने की बात करता है। लेकिन क्या हम सच में इसे फॉलो कर रहे हैं? पहले लोग अर्थ को अनलिमिटेड रिसोर्स समझकर यूज करते थे, पर धीरे धीरे होने वाले चेंजेस ने हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट किया है। स्पेशली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ह्यूमन पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट दोनों पर बहुत इंपैक्ट पड़ा है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इस यूनिट से आपको एनवायरनमेंट और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। ये यूनिट हमें ये भी सिखाएगी कि हम अपनी इंटेलिजेंस और स्किल्स का यूज करके एनवायरनमेंट को कैसे सेफ रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए अर्थ हेल्थी बनी रहे। क्या आप रेडी हैं इस जर्नी के लिए? कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के सराउंडिंग्स से जुड़ा होता है। ये सराउंडिंग्स उसकी जरूरत की चीजें देती हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। इसी सराउंडिंग को नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। जब हम एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमें माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स याद आते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं। वन, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर एंड सनलाइट। दूसरा बायोटिक यानी जीवित कारक, जैसे पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट शब्द फ्रेंच शब्द एविरोन से आया है, जिसका मतलब होता है टू सराउंड, घेरना या घेर लेना। मतलब जो चीजें हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं, वही हमारा एनवायरनमेंट है। हमारे आसपास डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट्स होते हैं, जैसे होम एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट आदि। लेकिन यहां हम सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। हर एक जीव अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, उससे प्रभावित होता है और खुद भी उस पर असर डालता है। एनवायरनमेंट हवा, पानी और जमीन का टोटल सम है, जो एक दूसरे से और ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनवायरनमेंट लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। ये अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स हर टाइम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं रह सकता, उसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। हर ऑर्गेनिज्म के आसपास दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसके एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। सभी एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं। वही प्लांट्स भी एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, जैसे फ्लावर्स का पॉलिनेशन और फ्रूट्स और सीड्स का डिस्पर्सल। चलिए एनवायरनमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कार्प फिश का एनवायरनमेंट पॉन्ड में कैसा होता है? इसका एनवायरनमेंट दो पार्ट्स में होता है, एबियोटिक और बायोटिक। एबियोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो जीवित नहीं होते, जैसे लाइट, टेम्परेचर और वाटर, जिसमें न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, दूसरे गैसेस और ऑर्गेनिक मैटर मिला होता है। बायोटिक एनवायरनमेंट में जीवित चीजें आती हैं, जैसे प्लैंक्टन्स, छोटी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स। इसमें फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड और पार्टली सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, और पॉन्ड के किनारे पेड़ पौधे भी उगते हैं। एनिमल्स में इंसेक्ट्स, वर्म्स, मोलस्क्स, टैडपोल्स, फ्रॉग्स, बर्ड्स और अलग अलग तरह की फिशेस होती हैं। डीकंपोजर्स जैसे बैक्टीरिया और फंगाई डेड ऑर्गेनिजम्स को तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं। ये सब मिलकर एक कंप्लीट एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि एनवायरनमेंट हमेशा सेम नहीं रहता। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स लगातार बदलते रहते हैं। ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं, उन्हें एक सर्टेन लिमिट तक ही हैंडल कर पाते हैं, जिसे हम रेंज ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स और टाइप्स, एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद
इस सेक्शन में हम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, टाइप्स और सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट दो मेजर कंपोनेंट्स से बना होता है। एक एबियोटिक, नॉन लिविंग। ये वो चीजें हैं जो जिंदा नहीं होती, जैसे पानी, हवा, मिट्टी, टेम्परेचर आदि। दूसरा बायोटिक, लिविंग। ये वो चीजें हैं जो जिंदा होती हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस आदि। टेबल 1.1 में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं एबियोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के, जो हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में समझेंगे। फिजिकल कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के लिए कंडीशन सेट करते हैं, जिससे बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग थिंग्स, सर्वाइव कर सकें। और बायोटिक कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में मदद करते हैं। जैसे प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए पानी, हवा, मिट्टी और सनलाइट की ज़रूरत होती है, और वो अपना फूड बनाते हैं। एनिमल्स को खाना प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स से मिलता है। इस तरह एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एनर्जी और मटेरियल्स का फ्लो होता रहता है। हम ह्यूमंस अपने खाने के लिए लैंड और समुद्र से फूड लेते हैं, और मिनरल्स और फ्यूल को अर्थ की क्रस्ट से निकालते हैं। इसके बारे में हम इस कोर्स में आगे और जानेंगे। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब याद करो और सोचो एक फिश के बारे में जो एक नेचुरल पॉन्ड में रहती है। उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वही वाटर है जिसमें वो रहती है। वाटर में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फिश की लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन फिश के बॉडी के अंदर एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है जो बाहर के एनवायरनमेंट से डिफरेंट होता है। फिश की बॉडी एक बैरियर की तरह काम करती है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट रखती है। इंटरनल एनवायरनमेंट ज़्यादा स्टेबल होता है, पर अगर फिश बीमार हो जाए, चोट लग जाए या कोई और स्ट्रेस हो, तो ये डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट वापस नॉर्मल हो जाता है। जिस पॉन्ड में फिश रहती है, वही उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है। पॉन्ड के एबायोटिक फैक्टर्स जैसे लाइट, टेम्परेचर, डेप्थ, न्यूट्रिएंट्स और डिसॉल्व गैसेस फिश के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉन्ड में बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, वर्म्स, टैडपोल्स, फ्रॉग्स और प्लांट्स भी होते हैं, जो फिश के फूड सोर्स बन सकते हैं। सिर्फ पॉन्ड्स ही नहीं, लैंड पे भी फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट्स होते हैं। बट सिर्फ नेचर ही नहीं, ह्यूमंस भी अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे क्रॉप फील्ड्स, सिटीज़ और फैक्ट्रीज। ये प्लेसेस ह्यूमंस खुद बनाते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक शहर को। शहर का एनवायरनमेंट पूरा ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया होता है। जैसे पानी, वो डायरेक्टली नदियों से नहीं आता, पहले फिल्टर और क्लीन करना पड़ता है, तब जाकर वो ड्रिंकिंग और भी शहर के काम के लिए यूज होता है। वेस्ट और कचरा लोकल में नहीं फेंका जाता, उसे दूर किसी जगह पर ले जाकर ट्रीट या डंप किया जाता है। शहर के लोगों को जो खाना मिलता है, वो अक्सर गांव से आता है। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में हम बहुत ज़्यादा मटेरियल्स और एनर्जी यूज़ करते हैं, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर लाइफ। गाइस, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसे ईजी करने की कोशिश करूंगा। एनवायरनमेंट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उन्हें सर्वाइव करने के लिए बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन, पानी, खाना और शेल्टर। ये शेल्टर नेचुरल हो सकता है, जैसे केव्स या पेड़ के गड्ढे, या आर्टिफिशियल, जैसे घर। जमीन का यूज हम क्रॉप्स उगाने के लिए करते हैं, और मिट्टी प्लांट्स के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देती है। जमीन की शेप और लैंड फॉर्म्स के हिसाब से मिट्टी की क्वालिटी और टाइप्स अलग होती हैं। कुछ मिट्टियां न्यूट्रिएंट्स से रिच होती हैं, जबकि कुछ में कमी होती है। जब मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, तो उसमें फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं। क्लाइमेट और वेदर दोनों का डायरेक्टली एटमॉस्फेयर पर इफेक्ट पड़ता है। एटमॉस्फेयर वो लेयर होती है जो अर्थ के आसपास होती है, और इसमें हवा, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और दूसरे गैसेस होती हैं। वेदर का मतलब है एक दिन या कुछ दिनों का टेम्परेचर, हवा, प्रेशर और बारिश का कंडीशन। ये जल्दी बदलता है। क्लाइमेट का मतलब है एक जगह का लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न जो कई साल तक देखा जाता है। हवा, एयर, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं वो हवा बनाती हैं, जो हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं। हम ऑक्सीजन को हवा से लेते हैं। टेम्परेचर, सूरज से आने वाली गर्मी से टेम्परेचर बदलता है। प्रेशर, जब हवा ज्यादा होती है तब प्रेशर बढ़ता है, और जब हवा कम होती है प्रेशर कम होता है। रेनफॉल, जब एटमॉस्फेयर में ज्यादा पानी होता है तो बारिश होती है, और ऑक्सीजन जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, एटमॉस्फेयर से मिलती है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।